हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नए एक्ट से जिसका नाम है द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। अब देखो, ये एक्ट देखने में तो बहुत बड़ा लगता है क्योंकि इसमें 263 सेक्शंस है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा आसान है, इतना कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेके 3। तो सेक्शन 1 एंड 2 तो वैसे ही जैसे होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, सेविंग एंड ऑल दैट है। अब सेक्शन 3 होता है डेफिनेशंस मेजरली। तो अब डेफिनेशंस मैंने इतना कुछ दे नहीं रखा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर बस ये देख लो कि कौन सा जो क्लॉज है, कौन सा सब क्लॉज या ऐसी चीज है, उसमें किस चीज की डेफिनेशन दे रखी है। तो जैसे देखो, सबसे पहले डेफिनेशन आती है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का मतलब होता है कलेक्टर, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, असिस्टेंट और एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अभी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, बस ये एक बार डेफिनेशन रीड कर लो क्योंकि ये जो भी ऑफिसर्स आएंगे ना, हम आगे काफी डिटेल में इसको डील करने वाले हैं। फिर उसके बाद देखो, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई, सब क्लॉज ए में म्यूनिसिपैलिटी की डेफिनेशन है, देन आबादी एरिया, नाजो लैंड, देन पंचायत। ऐसे अगला है प्रिस्क्राइब्ड है। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज एजेंट है। रिकॉग्नाइज एजेंट हमें पता ही है कि हम किसी भी पर्सन को अगर अपॉइंट करते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ पे एप्लीकेशन दे या एक्ट करें या अपीयरेंस करें, तो उसको हम रिकॉग्नाइज एजेंट कहते हैं। और इसमें जो मेन बात है वो ये होती है कि जो रिकॉग्नाइज एजेंट जब आप इसको अपॉइंट करो तो वो राइटिंग में होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज कि रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी क्या होती है। इसका भी पूरे का अलग से सेक्शन है, वो हम रीड करेंगे कि होती क्या है। एक सेक्शन 20A में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये सब कुछ चीजें हैं छोटी मोटी, तो अभी जब सेक्शन आएगा तभी हम इसको डिटेल में रीड कर लेंगे कि होता क्या है। बस अभी इतना याद रखो कि सेक्शन 20A में ये रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी को बनाया जाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म RAA मींस रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी। देन उसके बाद होता है सेटलमेंट ऑफिसर। तो सेटलमेंट ऑफिसर शैल इंक्लूड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन विलेज होती है, इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है। तो बस जैसे मैंने बोला कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उतना इनफ है, और बस ये देख लो कि कौन से सेक्शन में कौन से क्लॉज वगैरह में क्या क्या मेजर डेफिनेशन दे रखे हैं। तो बस ये सेक्शन 3 हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 2 द बॉर्डर रेवेन्यू, सेक्शन 4 से लेके 14। सेक्शन 4 ये बताता है कि जो बॉर्डर रेवेन्यू है ना, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन तो होता ही है, प्लस में जो मेंबर्स है वो 3 से लेके 20 तक मेंबर्स हो सकते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, चाहे चेयरमैन ले लो या मेंबर्स ले लो, तो इनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेक्शन 5 होता है कि अब जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है। तो जो मतलब जो गवर्नर डिसाइड करते हैं वो, सो इट इज एज पर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सेक्शन 6 होता है प्लेस और सिटिंग क्या होगी। तो प्लेस और सिटिंग अगर नॉर्मली बात करें तो अजमेर होती है, लेकिन अगर कहीं और जगह सेटिंग करवानी हो तो स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली बता सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बोले तो इट इज अजमेर। सेक्शन 7 होता है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। तो फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रार और कोई भी अगर अदर ऑफिसर्स होते हैं वो अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 8 बोलता है कि ये जो बोर्ड है ना, बॉर्डर रेवेन्यू, उसकी पावर्स की होती है। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि जो बॉर्डर रेवेन्यू है ना, वो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है। किस चीज के लिए, चाहे कोई भी अपील हो, रिविजन हो या कोई भी रेफरेंस हो अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या एक हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है। और मान लो अगर जुरिस्डिक्शन के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे मान लो ये डिस्प्यूट है कि एक पर्टिकुलर मैटर आया है तो इस पर सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होगी या अपने रेवेन्यू कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होगी। तो जो हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी ना, जो हाई कोर्ट बोलेगी कि नहीं इसकी जुरिस्डिक्शन होगी, इसकी नहीं होगी, तो वो डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा। और यहाँ तक कि वो बॉर्डर रेवेन्यू पे भी बाइंडिंग होगा। तो यही लाइन लिखी है, इन द केस ऑफ जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट बिटवीन अ सिविल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट, द हाई कोर्ट डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इंक्लूडिंग द बोर्ड। अब सेक्शन 9 ये बताता है कि जो सारे के सारे जो रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं ना, दे आर सबऑर्डिनेट टू द बॉर्डर रेवेन्यू, ठीक है। मतलब बॉर्डर रेवेन्यू मैंने तुम्हें बता ही दिया, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट हो गया। तो जो भी बाकी के जो भी रेवेन्यू कोर्ट्स बचे या कोई भी ऑफिसर या कुछ भी है, वो सारे के सारे इसके अंडर ही, इसके नीचे ही आएंगे। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोर्ड हाउ एक्सरसाइज। देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो बोर्ड होता है उसमें एक चेयरमैन होता है और 3 से लेके 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसमें उस डिस्प्यूट पे जरूरी नहीं है कि दो या दो से ज्यादा मेंबर्स जो है उनकी बेंच ही डिसाइड करें। एक मेंबर सिंगली भी डिसाइड कर सकता है, चेयरमैन सिंगली डिसाइड कर सकता है, या जो मेंबर्स है वो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑफ 2 और मोर मेंबर्स, और फिर वो डिस्प्यूट डिसाइड कर लें। लेकिन अब मान लो किसी ने भी सिंगली डिसाइड किया, किसी भी मेंबर ने सिंगली कोई भी डिस्प्यूट डिसाइड किया, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके डिसीजन के खिलाफ अपील में जा सकते हैं टू द बेंच, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, इसका एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि आपको अगर अपील करनी है तो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ करनी है। और मान लो अगर मैं थी, ठीक है, मैंने एज अ सिंगल मेंबर कोई भी डिस्प्यूट डिसाइड करा, ठीक है, और अब सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं था, उसको अपील में जाना है, तो फिर जिस भी मेंबर ने डिसाइड किया था, यानी कि मुझे पहले सर्टिफाई करना होगा कि यस दिस केस, दिस पर्टिकुलर केस इज फिट फॉर अपील, तभी वो जो है वो बेंच के पास अपील पे जाएगा।
वो जो अपना जो डिस्प्यूट था ना वो तभी अपील पे जाएगा जब मेरे द्वारा सर्टिफाई किया जाए कि येस द केस इज फिट फॉर अपील। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तो टाइम पीरियड 1 मंथ, ठीक है, और ये वाला कि सर्टिफाई करना पड़ेगा दैट द केस इज फिट फॉर अपील। अब ये तो बाद में बाकी की बातें कि जो चेयरमैन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बोर्ड का वर्क एंड डिवाइड इट्स टेरिटोरियल और अदर जुरिसडिक्शन, ये सब कुछ। अब सेक्शन 11 होता है पावर टू रेफर टू अ बेंच। अब ये तो अपील की बात हो गई, लेकिन अब क्या, अब मान लो कि कोई भी जो सिंगल मेंबर है जो डिस्प्यूट डिसाइड कर रहा था, या इनफैक्ट चेयरमैन जो थे वो डिस्प्यूट डिसाइड कर रहे थे और उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये जो केस है ना जो हमारे पास डिस्प्यूट आया उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर मतलब कोई इंटरप्रिटेशन करना है किसी डॉक्यूमेंट का, या कोई कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, या मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो मतलब कि सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वो भी क्या है, वो जो डिस्प्यूट है, वो जो क्वेश्चन है, मतलब जो भी चीज है उसको रेफर कर सकते हैं बेंच को, कि बेंच को ओपिनियन जान ले कि बेंच का क्या कहना है। तो यहाँ पे ये है, तो ये याद रखना है। सेक्शन 10 में अपील की बात हुई है, लेकिन सेक्शन 11 में हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, जब चेयरमैन या फिर जो सिंगल मेंबर है वो कब रेफर कर सकते हैं बेंच को। तो ये याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है या कस्टम है हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, या फिर कोई डॉक्यूमेंट इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, और फिर बेंच जो है वो अपना ओपिनियन देगी और उसके हिसाब से जो केस है वो डिसाइड होगा। अब सेक्शन 12 बोलता है अब क्या ये जो बेंच है, ठीक है, वो अगर मान लो इसको कोई क्वेश्चन पे डाउट है या किसी चीज पे डाउट है तो फिर वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी हाई कोर्ट के पास, ठीक है। वो क्या है, कोई भी जो क्वेश्चन है जो विच इज रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है किससे रिलेटेड होना चाहिए, क्वेश्चन पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, और बेंच को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो रेफर कर सकती है किसको, हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो इसलिए उस पे जाने से पहले कुछ जो चीजें हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि देखो, जो एक स्टेट होती है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सब डिवीजन में, सब डिवीजन तहसील में, और तहसील फाइनली सब तहसील में, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीजें हैं ना, इनमें अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो डिवीजन होता है उसका हेड होता है कमिश्नर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिवीजन पे एक और ऑफिसर होता है जो होता है एडिशनल कमिश्नर। ऐसी डिस्ट्रिक्ट में कौन से ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कलेक्टर होता है, एडिशनल कलेक्टर होता है। सब डिवीजन की बात करें तो फिर सब डिविजनल ऑफिसर होता है, असिस्टेंट कलेक्टर होता है। तहसील की बात करें तो तहसीलदार होता है, सब तहसील की बात करें तो उसमें नायब तहसीलदार होता है, ठीक है। और अलग से स्टेट लेवल पे भी कुछ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि सेटलमेंट कमिश्नर हो गया, डायरेक्टर और लैंड रिकॉर्ड्स हो गया। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे भी कुछ और ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सेटलमेंट ऑफिसर्स हो गए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स। तो ये जो पूरा चार्ट है ना वो तो बढ़िया तरीके से रट लेना, क्योंकि अगर ये एक बार तुमने लर्न कर लिया ना तो आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको इसे आसान तरीके से लर्न करने का यही मेथड है कि पहले ये देख लो कि स्टेट जो है वो किन किन चीजों में डिवाइडेड है, डिवीजन में है, फिर डिवीजन डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट में है, ये सब कुछ। फिर ऐसे याद करो कि भाई स्टेट लेवल पे कौन ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेटलमेंट कमिश्नर प्रेजेंट होता है, डायरेक्टर और लैंड रिकॉर्ड्स। अगर मैं इनकी बात करूं तो मुझे ध्यान आना चाहिए कि हाँ, ये जो है ना ये ऑफिसर्स ये स्टेट लेवल पे होते हैं। फिर अगर डिवीजन की बात करूं तो मुझे याद आना चाहिए कि अच्छा, डिवीजन पे तो कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होते हैं। ऐसी तहसील की बात करूं तो तहसीलदार होता है वहां पे। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो अच्छा, वहां पे तो कलेक्टर होता है, एडिशनल कलेक्टर होता है, ऐसे। तो अगर ऐसे करके याद कर लिया ना तो आधी से ज्यादा मुश्किल तो यहीं पे सॉल्व होगी, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। ये है चैप्टर 3 रेवेन्यू कोड्स एंड ऑफिसर्स, सेक्शन 15 से लेके 30। देखो अब सेक्शन 15 वही टेरिटोरियल डिविजन, जिसमें बात की गई है जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो क्या कर सकती है, स्टेट को डिवाइड कर सकती है डिविजन्स में एंड डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। फिर डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड होते हैं सब डिविजन्स में, ठीक है। सब डिविजन जो डिवाइड होते हैं उनके अंदर जो होते हैं वो तहसील होते हैं, और तहसील जो होते हैं वो फिर उसके अंदर सब तहसील होते हैं। तो वही जो चार्ट है वो याद करने की कोशिश करो तो ये वहीं पे कवर हो गया सेक्शन 15। देन सेक्शन 16 बोलते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो क्या कर सकती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाल सकती है, और क्या कर सकते हैं, कोई भी जो ये डिवीजन हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील, उनको बना सकती है, उनको खत्म कर सकती है, या फिर क्या है, बोल सकते हैं कि नहीं इसमें ना मतलब कि इनका टेरिटोरियल लिमिट्स कितनी होगी, ठीक है, मतलब कितना इसमें एरिया कवर होगा, कितना नहीं होगा, इस पर्टिकुलर डिवीजन में कितना एरिया आना चाहिए, ये सब कुछ चीजें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अब सेक्शन 17 देखो, कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। तो अब ये इनको कौन कौन अपॉइंट करता है, अब इसमें तुम ध्यान करने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ा था कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, तो ये कौन से लेवल पे होते हैं, डिवीजन लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको शैल लिखा है, देखो शैल लिखा है, शैल अपॉइंट द कमिश्नर फॉर ईच डिवीजन। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इट मे, ठीक है, ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर्स, ठीक है, वो भी किसमें, डिवीजन लेवल पे, ठीक है। अब सेक्शन 18, अब ये देखो सेटलमेंट कमिश्नर एंड एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, मैंने तुम्हें बताया था कि ये स्टेट लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान करने की कोशिश करो पिछले चार्ट से, तो इसको भी कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, शैल अपॉइंट, ठीक है। तो क्या सेटलमेंट कमिश्नर फॉर द एंटायर स्टेट, ठीक है। और अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इट मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर्स, ठीक है।
सेक्शन 19 डायरेक्टर एंड एडिशनल और असिस्टेंट डायरेक्टर और लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये जो ऑफिसर्स है वो भी स्टेट लेवल पे प्रेजेंट थे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इट शैल अपॉइंट अ डायरेक्टर और लैंड रिकॉर्ड्स फॉर द स्टेट, और अगर चाहे तो मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर और लैंड रिकॉर्ड्स स्टेट लेवल पे, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब सेक्शन 20 अलग अलग जो बाकी ऑफिसर्स बचे उनके अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो अब ये देखो कुछ कुछ ऐसे ऑफिसर्स है जिनको स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट मतलब करना ही है, ठीक है। तो कलेक्टर को करना है। अब तुम्हें याद आ रहा होगा कलेक्टर मैंने किस लेवल पे बात की थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और ये जो कलेक्टर है ना उनको हम लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो रहा हो तो मैंने सेक्शन 3 में जो पहली डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल मीन कलेक्टर, ठीक है। एंड शैल इंक्लूड और बाकी के जो भी एक दो ऑफिसर्स के और नाम थे, ठीक है। लेकिन क्या लिखा था, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल मीन कलेक्टर। बस ये होता है कि भाई जो कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाम हो गया इसका, ठीक है। तो कलेक्टर अपॉइंट करना है, शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। फिर तहसीलदार याद करो, ठीक है, तहसील पे था, तहसील के लेवल पे था तो कौन था वो तहसीलदार, तो उसको अपॉइंट करना है। फिर उसके बाद जो असिस्टेंट कलेक्टर था मैंने तुम्हें बताया था सब डिवीजन पे था वो असिस्टेंट कलेक्टर, उसको अपॉइंट करना है। फिर उसके बाद तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो है वो सब तहसील में, अभी पीछे हमने पढ़ा पूरा चार्ट में, ठीक है। ये जो कुछ ऐसे ऑफिसर्स है जिनको तो अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट को करना ही करना है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। अभी जो हमने सेपरेटली पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेटलमेंट ऑफिसर्स अभी पढ़ा था तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। चाहे तो असिस्टेंट कलेक्टर्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, असिस्टेंट कलेक्टर्स किसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। जो नायब तहसीलदार है वो तहसील के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर बचे एडिशनल कलेक्टर जो होता है वो और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कर सकते हैं अपॉइंट, या एडिशनल तहसीलदार जो है वो तहसील्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो मे वाले हैं वो तो ऑप्शनल है, करना है तो करो, ठीक है। बट शाल वाले तो ये हैं कि भाई करना ही करना है, ठीक है। सेक्शन 20A रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी, अब ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, मैंने बोला था कि सेक्शन 20A आएगा तब डील करेंगे। तो जो रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी है ना उसमें क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट कर सकती है एटलीस्ट 3 ऑफिसर्स, ठीक है, एज रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी। अब ये रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी कहाँ बैठेगी, ठीक है, तो ये भी कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और इनके फंक्शन क्या होते हैं, वही हियर एंड डिसाइड, अपील्स हो गए, रिविजन हो गए, रेफरेंसेस हो गए एंड अदर मैटर्स, ठीक है। तो मतलब दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है एटलीस्ट 3 ऑफिसर्स होने चाहिए, और वो भी किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। इनकी जो प्लेस और सेटिंग है इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन 22 क्या बोलते हैं कि मान लो तुम कोई भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करो, अभी हमने 17 से लेके 21 काफी ऑफिसर्स पढ़े, ठीक है, कि अलग अलग ऑफिसर्स हो गए, चाहे कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, बहुत सारे ऑफिसर्स। तो जब भी इनका अपॉइंटमेंट होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन डालना ऑफिशियल गैजेट में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। मान लो नायब तहसीलदार, अभी पढ़ा था ना कि सब तहसील लेवल पे हम एक नायब तहसीलदार जो है उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नायब तहसीलदार का अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालो, लेकिन बाकी सब में तो कंपलसरी है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, इसको ध्यान रखना। सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट द कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। तो अब इसमें दो कैटेगरीज है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो कोई जो भी नॉन जुडिशियल रेवेन्यू मैटर्स होते हैं तो उसको कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन मान लो जो जुडिशियल रेवेन्यू मैटर्स होते हैं, ठीक है, प्लस में जो भी सेटलमेंट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो कौन हैंडल वैंडल या कंट्रोल करता है, तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिकली है ना सब सेक्शन नंबर वो याद रखना, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में दिया गया है कि जुडिशियल मैटर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखो जुडिशियल मैटर वो मैटर्स होते हैं जिसमें पार्टीज की राइट्स हो गई, लाइबिलिटीज हो गई, वो डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गए, रेवेन्यू कोर्ट्स हो गए, वो डिसाइड करते हैं, या कोई भी अपील हो गया, रिविजन हो गया, रेफरेंस हो गया, प्रोसीडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं वो भी क्या है, उनको हम मानते हैं कि वो जुडिशियल मैटर्स है। तो ये जो स्पेसिफिकली ये जो डेफिनेशन है ना वो अच्छे से याद कर लेना, और ये भी ध्यान रखना कि ये सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में दी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 24 सब ऑर्डिनेशन और रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। देखो अब इसमें ना थोड़ा ना आगे सब ऑर्डिनेशन, ठीक है, या फिर एडिशनल पावर्स, इनहेरेंट पावर्स और ये सब चीजें आएगी, तो उसमें ऑफिसर्स के नाम याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा समझ के करना और थोड़ा बहुत रटोगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे देखो सबऑर्डिनेशन यानी कि मेरे अंडर कौन कौन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तुम वो है ना चार्ट ध्यान रखना, डिवीजन पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि कौन कौन सा होता है, कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर होता है, ठीक है। तो डिवीजन का हेड इज कमिश्नर। अब कमिश्नर से नीचे ये सारे लोग आएंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके करते हैं। एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर के अंडर ही आता है, ठीक है, मतलब डिवीजन लेवल पे ही होता है लेकिन कमिश्नर से छोटा होता है, उसके अंडर आता है।
एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, चलो डिवीजन हो गया अपना। अब हम डिस्ट्रिक्ट में मूव करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में मैंने तुम्हें बताया था कलेक्टर होता है और एडिशनल कलेक्टर होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया। ठीक है, चलो सब डिवीजन पे मूव करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था सब डिवीजन पे कौन होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, असिस्टेंट कलेक्टर हो गया, खत्म बात। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि तहसील होता है। ठीक है, तहसील पे कौन होता है, तहसीलदार हो गया, एडिशनल तहसीलदार हो गया, और सब तहसील होते हैं उसमें नायब तहसीलदार होता है। तो बस अब वो तुमने अगर चार्ट याद कर ली और कौन कौन से ऑफिसर्स हो गए तो बस सबऑर्डिनेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब सेकंड चलते हैं। ठीक है, अपना डिवीजन लेवल हो गया। अब अगला कौन सा था, डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, हमने पढ़ा था। तो डिस्ट्रिक्ट पे तुम्हें पता है कि कौन होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्टर के अंडर कौन आएगा, उसका ये एडिशनल कलेक्टर। ठीक है, अब यहीं पे फिर उसके बाद अब यहाँ पे चले जाओ, सब डिवीजन पे कौन था, एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर था, अपना असिस्टेंट कलेक्टर था, बात खत्म। तहसील लेवल पे कौन था, तहसीलदार था। ठीक है, और एडिशनल तहसीलदार हो गया, और सब तहसील पे कौन था, नायब तहसीलदार। मतलब बिल्कुल यहाँ से तो कॉन्टिन्यूशन मतलब बिल्कुल सेम ही है, ये पूरा एक जैसे ही कलेक्टर के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। ठीक है जी, तो अब हमारा डिवीजन कवर हो गया। ठीक है, हमारा क्या कवर हो गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो गया। अब सब डिवीजन लेवल पे आ जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था सब डिवीजन पे कौन होता है, एसजीओ होता है। ठीक है, उसके साथ मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि असिस्टेंट कलेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना स्टार मार्क कर लेना और इसको थोड़ा सा मतलब याद करना कि सब डिवीजन पे ठीक है एसजीओ होता है, तो एसजीओ के नीचे कौन कौन आता है, तहसीलदार आया, एडिशनल तहसीलदार आया, नायब तहसीलदार आया। ठीक है, ये तो याद है। अब तुम सोच रहे होगे भाई असिस्टेंट कलेक्टर कहाँ गया, तो ये एसडीओ के नीचे असिस्टेंट कलेक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। बस यही एक जो बात है वो तुम्हें ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ सेम है, सेम सेम चला आ रहा है। बाकी पिछले दो में भी तुमने देखा होगा कि हमने पढ़े एसडीओ फिर असिस्टेंट कलेक्टर फिर तहसीलदार, मतलब हायरार्की बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कि हमने लिखा है एसडीओ और एसडीओ के अंडर कौन कौन आता है, तो तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये तो सही है। लेकिन असिस्टेंट कलेक्टर कहाँ गया, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो उसको ध्यान रखना कि असिस्टेंट कलेक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तहसील लेवल पे चलो। ठीक है, तो तहसीलदार के अंडर कौन आएगा, एडिशनल तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, बस बात खत्म। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था एक सेटलमेंट कमिश्नर भी होता है। ठीक है, और सेटलमेंट कमिश्नर अगर तुम याद करो तो कौन से लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो अब सेटलमेंट कमिश्नर उसके अंडर कौन आएगा, एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर होता है, उसके अंडर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद याद करो कि एक हमने पढ़ा था डिवीजन लेवल। ठीक है, तो डिवीजन लेवल से कोई ऑफिसर्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, उनकी बात नहीं कही तो उनको हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे मूव करो, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर। ठीक है, और सेटलमेंट ऑफिसर्स भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो वो चार्ट ध्यान हो। ठीक है, ओके गुड। अब सब डिवीजन लेवल अगला होता है, डिवीजन के बाद क्या होता है, सब डिवीजन। ठीक है, सब डिवीजन को गोली मारो, उसकी बात नहीं की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब सब डिवीजन अगर नहीं है तो तहसील होता है। ठीक है, तहसील में कौन होते हैं, तहसीलदार होते हैं, एडिशनल तहसीलदार होते हैं, और सब तहसील में क्या होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि जो सेटलमेंट कमिश्नर उसमें कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है, एक हमें डिवीजन की हमने बात नहीं करी है। ठीक है, और हमने एक इसके अंदर किसकी बात नहीं की, सब डिवीजन की बात नहीं की, बाकी जो भी हायरार्की जैसे चली आती है वैसी की वैसी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट होता है सेटलमेंट ऑफिसर। अब इसके अंडर कौन कौन आता है देखो, तो जो सेटलमेंट ऑफिसर है मैंने चार्ट के जरिए तुम्हें बताया था कि ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद होते हैं, है ना। तो अब डिस्ट्रिक्ट से अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन। ओके, सब डिवीजन को गोली मारो, हमने सेटलमेंट कमिश्नर के दौरान भी सब डिवीजन को इंक्लूड ही नहीं किया था, उसके ऑफिसर्स को इंक्लूड ही नहीं किया था। तो सब डिवीजन को अगर तुमने हटा दिया तो सब डिवीजन वैसे इज डिवाइडेड इनटू, अब क्या है, तहसील में डिवाइडेड है। ठीक है, तो तहसील के ऑफिसर कौन होते हैं, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, फिर तहसील इज डिवाइडेड इनटू सब तहसील, और सब तहसील को ऑफिसर होता है नायब तहसीलदार। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे हैं वो सबऑर्डिनेट है टू सेटलमेंट ऑफिसर। अब नेक्स्ट होता है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स स्टेट लेवल पे प्रेजेंट होता है सेटलमेंट कमिश्नर की तरह। तो इसके अंडर कौन कौन आएगा, एडिशनल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स तो आएंगे। ठीक है, अब स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन, तो डिवीजन को गोली मारो, जैसे सेटलमेंट कमिश्नर में हमने डिवीजन का कोई भी ऑफिसर डिस्कस ही नहीं किया था तो उसको भी गोली मारो, यहाँ पे भी उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स देख लो कौन कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है, एडिशनल कलेक्टर होता है, और तुम्हें चार्ट के जरिए ये बात याद हो तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स कवर हो गए। चलो जी, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन होते हैं। ठीक है, सब डिवीजन के भी इसमें इंक्लूड नहीं है तो उसको भी गोली मारो, जैसे सेटलमेंट कमिश्नर में हमने सब डिवीजन नहीं इंक्लूड किया था, हम इसमें भी नहीं इंक्लूड करेंगे। अब सब डिवीजन किस में डिवाइडेड होता है, तहसील में, तो तहसील के ऑफिसर्स देख लो, तहसीलदार हो गया, एडिशनल तहसीलदार हो गया। फिर उसके बाद जो तहसील है इट इज डिवाइडेड इनटू सब तहसील, और सब तहसील को ऑफिसर इज नायब तहसीलदार, बस। फिर उसके बाद देखो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी सेटलमेंट ऑफिसर की तरह कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है।
ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, तो अब तुम देख लो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद अगला क्या होता है, सब डिवीजन होता है, लेकिन सब डिवीजन हमने क्योंकि नहीं इंक्लूड करना तो उसको गोली मारो, उसके कोई ऑफिसर्स को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, सब डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू तहसील। तो इससे के तहसील के ऑफिसर्स कौन से होते हैं, तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार। तहसील इज डिवाइडेड इनटू सब तहसील। सब तहसील के कौन से मेंबर्स होते हैं, मतलब कौन सा ऑफिसर होता है, नायब तहसीलदार, बस। सेक्शन 25 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। देखो इसको तो है ना पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार ना रीडिंग दे लेना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस ये है कि कौन सा जो ऑफिसर्स है उसके ऊपर मतलब जो पावर्स ड्यूटीज वगैरह है वो किसने असाइन किया, कि एक्ट ने असाइन किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिए है या क्या है, तो बस इसको एक बार रीडिंग कर लेना। देन सेक्शन 26 होता है एडिशनल पावर्स ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है। तो अब देखो एक ऑफिसर होता है, उसको है ना किसी और ऑफिसर की भी पावर्स दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो क्या कौन किसकी पावर ले सकते हो ये वो हम डील करेंगे। इसमें मुश्किल से 2 ऑफिसर्स है जिसका तुम्हें रटना है, बाकी टेबल की मदद से तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट एडिशनल पावर्स ऑफ द कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऑफिसर को दूसरे ऑफिसर की पावर्स भी दे सकती है, ठीक है। कन्फर एडिशनल पावर्स एज फॉलोज। तो अब ये देखो जो कमिश्नर होता है ना, ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि कमिश्नर अपना क्या होता है, उसको किसकी पावर मिल सकती है, एडिशनल पावर्स, उसको मिल सकती है अपने से बड़े की पावर्स, ठीक है। कमिश्नर तुम्हें पता है डिवीजन लेवल पे होता है, ठीक है, तो ये याद रखना कि अच्छा कमिश्नर जो है वो डिवीजन लेवल पे है, तो उसको किसकी एडिशनल पावर्स मिल सकती है, ऐसे लोगों की पावर मिल सकती है जो स्टेट लेवल पे प्रेजेंट है। और स्टेट पे कौन प्रेजेंट है, सेटलमेंट कमिश्नर हो गया, डायरेक्टर और लैंड रिकॉर्ड्स हो गया, ठीक है। अब कलेक्टर है, तो इसका ये रट लेना यार कि जो कलेक्टर है उसको किसकी पावर्स मिल सकती है, एडिशनल पावर्स सेटलमेंट ऑफिसर की पावर मिल सकती है, बस इतना रट लिया तुमने, बस आगे तो आसान है। तो अब देखो सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ, ठीक है, वो सब डिविजन लेवल पे आता है, उससे ऊपर कौन था, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर था, ठीक है। तो कलेक्टर एक कवर हो गया। फिर उसके बाद जो कलेक्टर है उसको खुद ने ही सेटलमेंट ऑफिसर की पावर मिलने वाली है, तो सेटलमेंट ऑफिसर भी यहाँ पे कवर हो गया। और ये और याद रखना ना एक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी होता है, ठीक है, इसमें ये याद कर लेना। तो यानी कि एसडीओ को किसकी पावर्स मिली, अपने से बड़ी की पावर्स मिली, क्योंकि उससे इमीडिएट ऊपर कौन आता है, कलेक्टर आता है, ठीक है। और ये दोनों भी डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते ही है, ठीक है, और ये भी दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर सेटलमेंट ऑफिसर। तो ऐसे याद रख लेना कि जो एसडीओ है ना उसकी उन सबकी एडिशनल पावर्स मिलती है जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेजेंट है। और तुम्हें पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक तो कलेक्टर होता है अपना, और हाँ सेटलमेंट ऑफिसर और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी मौजूद होता है, ठीक है। अब असिस्टेंट कलेक्टर है, तो असिस्टेंट कलेक्टर से ऊपर कौन है, एसडीओ, ठीक है। एसडीओ तुम्हें याद हो गया कि अच्छा ठीक है एसडीओ। अब एसडीओ को जिसकी भी पावर्स मिली है उसकी पावर्स असिस्टेंट कलेक्टर को भी मिलेगी, यानी कि एसडीओ। फिर उसके बाद एसडीओ को किसकी मिली है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की मिली है, सेटलमेंट ऑफिसर और कलेक्टर, बस। फिर उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर के बाद अब तुम्हें पता है कि ये तहसील तहसील लेवल पे तहसीलदार आता है, तो तहसीलदार को किसकी पावर्स मिलेगी, अपने असिस्टेंट कलेक्टर की पावर मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें पता है कि तहसील के बाद सब तहसील आता है जिसमें नायब तहसीलदार होता है, तो नायब तहसीलदार को किसकी पावर मिलेगी, तहसीलदार की पावर मिलेगी, ठीक है, बस बात खत्म। अब ये देख लो थोड़ा कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और जो सेटलमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसको किसकी पावर मिलेगी, उसको तुम ऐसे याद करना कि ये दोनों मैंने तुम्हें बताए थे कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एक और बंदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेजेंट है उसकी पावर्स मिलेगी, यानी कि कलेक्टर की, ठीक है। और अपने से जो छोटे हैं यानी कि सब डिवीजन पे जो प्रेजेंट है एसडीओ और असिस्टेंट कलेक्टर, इन दोनों की भी पावर्स मिलेगी, ठीक है। फिर सेटलमेंट कमिश्नर जो है इसका थोड़ा याद कर लो कि सेटलमेंट कमिश्नर को किसके एडिशनल पावर्स दे सकते हो तुम, डायरेक्टर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है कि अच्छा सेटलमेंट कमिश्नर भी स्टेट लेवल पे होता है, तो उसको भी किसकी पावर मिलेगी, कैसे बंदे की पावर मिल सकती है, एडिशनल पावर जो स्टेट लेवल पे है, डायरेक्टर और लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब देखो वो चार्ट करने के बाद है ना बाकी जो भी ये चीजें आ रही है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब 3-4 बार पढ़ोगे ना तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट होता है सेक्शन 27 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। इसमें भी वही बात कर रखी है कि कुछ जो अथॉरिटीज होती हैं उनके पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं, उनके पास मतलब दूसरे की पावर्स होती है। तो देखते हैं, देखो कमिश्नर जो है, कमिश्नर के पास किसकी पावर्स होती है, अब ये याद रखना कमिश्नर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो डिवीजन लेवल पे प्रेजेंट होते हैं कमिश्नर, ठीक है। तो उसके नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मतलब कि कलेक्टर होता है, और तुम्हें पता है कि जो कलेक्टर होता है उसको शैल मीन लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ओनली, ठीक है। तो कमिश्नर के पास किसकी इनहेरेंट पावर्स है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की है, ठीक है। और जो भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जिससे जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, उन सबकी पावर्स कमिश्नर के पास मौजूद होती है। फिर अपनी होती है रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी, ठीक है। रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी के पास किस किस की पावर्स प्रेजेंट है, कलेक्टर, ठीक है। तो याद रखना अच्छा कि जो डिस्ट्रिक्ट पे एक प्रेजेंट है यानी कि कलेक्टर, उसकी प्रेजेंट है, उसकी पावर है इसके पास, ठीक है। अपने सब डिवीजन पे जो 2 लोग प्रेजेंट है उसकी भी पावर है, सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर। फिर उसके बाद क्या है, अपने तहसील पे जो प्रेजेंट ऑफिसर उसकी भी पावर्स है, तहसीलदार, ठीक है।
सिमिलरली कलेक्टर के पास किसकी इनहेरेंट पावर है, कलेक्टर कहाँ पे था, डिस्ट्रिक्ट में था, तुम्हें याद होगा। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, नीचे कौन आता है, सब डिवीजन, मतलब डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन, और सब डिवीजन के ऑफिसर्स कौन होते हैं, एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर। फिर सब डिवीजन के अंडर, सब डिवीजन किस में डिवाइडेड है, तहसील में, तो यहाँ पे तहसीलदार। तो बस कलेक्टर के पास किसकी इनहेरेंट पावर हो गई, अपने से नीचे वालों की, सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार। अब एसडीओ के पास आ जाओ, तुम्हें पता है कि सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो कहाँ पे, मतलब वो सब डिवीजन में होते हैं, है ना। तो सब डिवीजन की जो जो भी है सब डिवीजन के अंदर कौन आएगा, एक तो असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, इनहेरेंट पावर्स में यहाँ एसडीओ के पास इनहेरेंट पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर होती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम सबऑर्डिनेशन का ध्यान रखो तो एसडीओ के अंडर असिस्टेंट कलेक्टर की बात नहीं करी थी, लेकिन इनहेरेंट पावर्स में है, ठीक है। और जो अपना सब डिवीजन है वो अब किस में डिवाइडेड होता है, वो तहसील में डिवाइडेड होता है, इसलिए यहाँ पे तहसीलदार भी है। फिर अब असिस्टेंट कलेक्टर के पास आ जाओ, असिस्टेंट कलेक्टर के पास किसकी पावर्स है, अपने से नीचे की। तो जैसे यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब डिवीजन में, है ना। सब डिवीजन जो है वो डिवाइडेड किस में, तहसील में। तो तहसील पे कौन है, तहसीलदार हो गया, और सब तहसील होता है तो नायब तहसीलदार हो गया। ऐसी तहसीलदार के पास किसकी पावर है, अपने से नीचे की, तो नायब तहसीलदार हो गया, बस। फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, ये तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने सबऑर्डिनेशन वाला नहीं किया था, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, तो वैसे ही इनकी एडिशनल पावर्स, मतलब सॉरी इनहेरेंट पावर्स जो है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड सेटलमेंट ऑफिसर के पास है। तो देखो चार्ट के बाद वही जो थे वो 3-4 मेजर सेक्शंस है जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे मामला उसमें चलता रहता है, लेकिन 3-4 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल मामला सॉर्ट आउट है। ओके, तो अब आगे करते हैं सेक्शन 28, ठीक है, ऐसे देख लेना। सेक्शन 29 होता है, अब मान लो कोई भी ऑफिसर टेम्परली एब्सेंट है तो उसकी बजाय कौन आएगा, ठीक है। उसकी बजाय देखो, अगर इक्वल रैंक का ऑफिसर है तो वो आ गया, पर अगर इक्वल रैंक का नहीं होगा तो उसकी रैंक से हायर रैंक का कोई ऑफिसर है वो उसकी जगह आ जाएगा। अगर हायर रैंक का ऑफिसर नहीं है तो लोअर रैंक का ऑफिसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 30 होता है फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ दी पटवारी सर्कल्स, ठीक है। अब ये पटवारी सर्कल जो है वो कौन बनाता है, अब इसमें ध्यान रखना, ठीक है। कौन बनाता है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। पटवारी सर्कल को बनाया जाता है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लेकिन पटवारी को अपॉइंट कौन करता है, ये डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ही अपॉइंट करता है, ये कलेक्टर अपॉइंट करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 32 होता है, अब ये जो पटवारी सर्कल्स होते हैं ना, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन सर्कल्स। तो कौन डिवाइड करता है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल्स तो डिवाइड हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर्स या फिर जिनको हम बोलते हैं गिरदावर कानूनगोस, ठीक है। तो अब इनको कौन अपॉइंट करता है, तो हम यहाँ पे भी बात ध्यान रखना ना, कलेक्टर अपॉइंट करते हैं, मतलब लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल्स बनाता तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट की बात आई कि इनको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, तो कौन करता है, कलेक्टर अपॉइंट करता है। लेकिन अब सेक्शन 34 होता है सदर कनंगोस, ठीक है। तो सदर कनंगोस को अब कौन अपॉइंट करता है, अब इतने वक्त से जो दो अपॉइंटमेंट है, पटवारी की अपॉइंटमेंट हो गई या गिरदावर कनंगोस या फिर लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर, हम बोल रहे हैं कलेक्टर कलेक्टर, लेकिन अब देखो सदर कनंगोस को अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर और लैंड रिकॉर्ड्स द्वारा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सुपरवाइज करते हैं, मतलब नजर वगैरह रखते हैं इन दोनों पे, पटवारी पे और गिरदावर कनंगोस या लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर्स पे, ठीक है। तो ये जो थोड़े जो 3-4 सेक्शंस है ना, अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करो तो ये जो 3-4 सेक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे से ध्यान रखना कि कौन बनाता है और कौन अपॉइंट करता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। सेक्शन 35 क्वालिफिकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनकी क्वालिफिकेशन बता सकता है, चाहे पटवारी हो, गिरदावर कनंगोज हो, लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर, सदर कनंगोज, इन सबकी। सेक्शन 40A बोलता है टर्मिनेशन ऑफ दी सर्विसेज और लंबरदार्स। तो देखो लंबरदार्स भी कोई अथॉरिटी होती होगी, कोई ऑफिसर बेसिकली होता होगा, लेकिन जब से राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963 आया ना, तब से लंबरदार का जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह है वो मतलब उसका जो ऑफिस है वो नहीं रहा, ठीक है। अब उसकी जो भी ऑफिस की जो भी फंक्शंस होती है ना वो कौन संभालता है, पटवारी संभालता है, ठीक है। जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट कोई और डायरेक्शन ना दे दे, ठीक है, या कुछ और पोस्ट ना बना दे, या मतलब कुछ और सुविधा ना कर दे, तब तक इनका जो फंक्शन है लंबरदास का वो कौन संभालता है, पटवारी ही संभालते हैं। इसके बाद हम सेक्शन 51 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक मतलब मैंने बहुत सारी जो यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी है, तो 40A के बाद जो सेक्शंस है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मतलब अगर तुम्हें रीड करना है तो कर लो, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मेजर सेक्शंस है वो करेंगे अगली क्लास में, 51 से करेंगे बेसिकली। या दैट्स इट, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। बाय।